नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के इतिहास में आज का दिन एक अलग तरह से दर्ज होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार कांग्रेस के किसी सिटिंग एमएलए ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। मुझे नहीं लगता कि 1956 से लेके आज तक ऐसा हुआ होगा कि मुख्य विपक्षी दल का विधायक अचानक सत्ता पक्ष के साथ जुड़े और जुड़ने के बाद वो मंत्री बन जाए और अभी तक उनके विधायक पद से इस्तीफे की खबर नहीं है। हो सकता है कि अब बैक डेट में इस्तीफा दिलाया जाए, हो सकता है कि बैक डेट में उसे मंजूर किया जाए, लेकिन आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि एक पार्टी जो विपक्ष में बैठी है उसका विधायक सत्ता पक्षी जाके सीधे मंत्री पद की शपथ ले ले। दूसरी ओर मध्य प्रदेश में अब कुल 32 मंत्री हो गए हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर, और इन 32 मंत्रियों में 8 मंत्री ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस या विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाया है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता इस समय मंत्री पद की लाइन में लगे हुए हैं, मंत्री पद की उम्मीद में लगे हुए हैं, लगातार लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। जो कांग्रेस से आ रहे हैं, आते ही वो शामिल होते हैं, उन्हें मंत्री बनाया जाता है, पूरा सम्मान दिया जा रहा है। और केवल विधायक और मंत्री नहीं, आप नेताओं को भी देखेंगे, आप टिकट भी देखेंगे तो कांग्रेस से आए हुए लोगों को जो महत्व भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है। और इन तमाम सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी से कि ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है। तो अरुण दीक्षित जी समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ है क्या और आखिर ये किस दिशा में राजनीति जा रही है। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने देखा कि मध्य प्रदेश में 32 में से 8 यानी पूरा 25% जो प्रतिनिधित्व है वो विपक्ष से आए हुए नेताओं को दे दिया है बीजेपी ने, और बीजेपी के लोग लगातार लाइन में लगे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। और कई योग्य नेता भी इस समय, मतलब भारतीय जनता पार्टी के पुराने और योग्य नेता भी, कई तो ऐसे हैं जिनका अब अंतिम मौका है मंत्री बनने का। क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों की उपेक्षा करके कांग्रेस और विपक्ष से आए हुए लोगों को मंत्री भी बना रही है और महत्व दे रही है? रविंद्र जी, ये नरेंद्र मोदी की अदा है। आप मध्य प्रदेश से पहले दिल्ली को देखिए, उन्होंने जो इम्पोर्टेंट और बड़े बीजेपी के नेता थे जैसे रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, रुद्र प्रताप रूडी, ऐसे तमाम उनको सबको घर बैठा के, जो बीजेपी में पहले से सक्रिय थे उनको सबको घर बैठा के किसको मंत्री बनाया? हरदीप पुरी, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो उन्हें दरअसल क्या है कि आज भी, हालांकि इस बार बीजेपी बहुमत में नहीं है, इसके बाद भी नरेंद्र मोदी को लगता है कि जो कुछ हूं मैं हूं, भाजपा मुझसे चल रही है। वो ये भूल गए कि उस भाजपा ने उन्हें इस लेवल पे लाके खड़ा किया था कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे, और उन्होंने जिस तरह की परिस्थिति बनाई है पूरे देश में, आप देख लीजिए। आज भाजपा के नेता, वो माने या ना माने, लेकिन जितने वो अपमानित अपने घर में हैं, शायद देश में कोई हिम्मत नहीं कर सकता कहीं कि उनका अपमान कर दे। अभी आपने जो बात कही, क्या दोष है उन बुजुर्गों का, उन बड़े नेताओं का जिन्होंने पूरा जीवन, हमने 10 साल कांग्रेस का शासन देखा था, उससे पहले से वो लोग संघर्षरत थे। उनका क्या दोष है कि आज वो विधायक भी हैं, सब बैठे हैं, और वो रामनिवास रावत जिन्होंने अभी कांग्रेस की संस्था नहीं छोड़ी है। हालांकि अब ये सरकार कुछ भी कारनामा कर सकती है कि पिछली डेट में हो जाए, लेकिन नहीं, अगर होता तो विधानसभा के पटल पे आ गया होता। अभी पिछले हफ्ते ही सत्र था, तो क्या जरूरत है? 163 एमएलए आपके पास थे और 2 आ गए, भाई क्या चाहिए आपको? क्यों? कहीं ये संदेश देने की कोशिश तो नहीं है कि आप जो कांग्रेस के अभी जो विधायक है उन्हें एक संदेश दिया हो कि आप कांग्रेस छोड़ के आइए, आपको यहाँ बहुत माल मिलेगा या पद मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, महत्व मिलेगा, सम्मान मिलेगा? एक संदेश तो नहीं भेजा है रामनिवास रावत के जरिए? देखिए, संदेश भेज के होना क्या है? अब कांग्रेस जो खत्म हो रही थी मध्य प्रदेश में, मान लीजिए 66 के 63 रह गए और कम हो जाएंगे, फर्क क्या पड़ना है? सवाल ये है कि एक मैसेज इस भारत के उसमें जो है, हम तो गांव के रहने वाले हैं, अब 1/4 मिनिस्टर जो हैं मोहन कैबिनेट के, वो कांग्रेसी हैं। नाम अपन दर्शकों को बताना चाहें तो? नहीं, नाम मैं बता रहा हूं। 32 में से 8 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं रामनिवास रावत को मिला के मैं आपको नाम बताता हूं। सबसे पहले चलिए, जिनको हम लोग ये मानते हैं कि सिंधिया के साथ गए, उनमें तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत, प्रद्युम्न कुमार तोमर, ऐदल सिंह कंसाना।
उसके बाद जो पुराने हैं, पुरानों में राजेंद्र शुक्ल का भी नाम है, वो भी युवक कांग्रेस में थे, राव उदय प्रताप भी कांग्रेस के थे, निर्मला भूरिया भी उनके पिता कांग्रेस में थे, और आज आए रामनिवास रावत, ये तो कांग्रेसी थे। अब अचानक भाई जब कांग्रेस की सरकार गिरा के या खरीद के बनाई गई थी तब तो ठीक है कि लक्ष्मी जी सब किसी को बुरी नहीं लगती, पर आज अचानक क्या है? जो सबसे बड़ी बात है, इसमें कई चीज़ें हैं, हमें पता नहीं, अब लोग आप इसको अन्यथा न ले, बुंदेलखंड में हमारे यहाँ फाग गाया जाता है। जो मोदी जी पहले कहते थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत ला रहे हैं, अब उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस युक्त बीजेपी कर दी है, चाहे दिल्ली हो चाहे राज्य हो, किसी भी राज्य में। तो हमारे यहाँ पर मजाक में होली के समय एक फाग गाया जाता है, वो अचानक याद आ रहा है, और उसी भाषा में, जो गांव की भाषा में सुनाऊंगा, 2 लाइनें हैं कि तेल जरे बाती जरे और नाव दिया को होए, और लड़का खेले यार को और नाव पिया को होए। अब चारों तरफ जो है मजाक ही सही कि साहब है तो भी सब कांग्रेस ही, पर नाम बीजेपी का है। अब नरेंद्र मोदी की ये नई थ्योरी है, क्योंकि भाई बुंदेलखंड का फाग अपनी जगह है, लेकिन क्या जरूरत है? आपके पास अपने जो 163 थे उनमें आपको अभी भी इतने बड़े बड़े लोग जो नरेंद्र मोदी से सीनियर हैं, उन्हें मंत्री आप नहीं बना रहे हैं, लेकिन दूसरी पार्टी से लेके तमाम नियम तोड़ के, आज तो वो इतने उत्साह में थे कि शपथ भी गलत पड़ गए, दोबारा शपथ लेनी पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ है कि रामनिवास रावत ने एक इतिहास बनाया है। एक तो वो कांग्रेस के विधायक रहते हुए भाजपा की सरकार में मंत्री बने, और दूसरे उन्होंने एक साथ राजभवन में 2 बार शपथ लिए। तो ये जाहिर क्या करता है? जाहिर ये करता है कि आप नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा नहीं है, उन नेताओं पर भरोसा नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मुझे लगती है कि मोदी जी को ऐसा लगता है कि सब पुराने उनसे ज़्यादा सक्षम हैं, उनसे ज़्यादा पार्टी को जानते हैं, इसलिए उन्होंने सबको घर बैठा दिया है। पर दुर्भाग्य ये है कि ये नेता भी ऐसी नीयत मान के बैठ गए कि इनके मुंह में जवान नहीं है, ये कोई बोल नहीं सकते। कांग्रेस में तो फिर भी लोग विद्रोह करते थे, पार्टी छोड़ देते थे। बीजेपी में कौन सा डर है नेताओं को? पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी अरुण जी ने जो आपको बताया कि 2 बार शपथ हुई, उसके पीछे कारण ये था कि रामनिवासी रावत की जो मेन शपथ हुई है, जो मंच पे शपथ हुई है, उसमें उन्होंने गलती से कैबिनेट मंत्री की बजाय राज्य मंत्री पद की शपथ ले ली। बाद में तमाम सारे अधिकारियों की और मीडिया लोगों की नज़र गई, और मैंने खुद भी ट्वीट किया था कि इतनी बड़ी गलती कैसे हुई। तो ठीक 5-7 मिनट बाद फिर अंदर ले जाके उनको एक कक्ष में फिर से उन्हें कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। कितनी बड़ी चूक है ये। अब मेरा अगला प्रश्न ये है अरुण जी कि कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, विस्तारित बैठक थी, बड़ी बैठक थी, और उसमें एक बड़ा निर्णय ये हुआ है कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा इनको? ये तो पहले से राजनीति में सक्रिय हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को ये नहीं जानते हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी आखिर इन्हें, आज जब मध्य प्रदेश में ये कहा जाता है कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई खास अंतर नहीं है, ऐसे में इन्हें प्रशिक्षण क्या दिया जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कहीं कुछ कंफ्यूजन है। मुझे ऐसा लगता है कि इनसे प्रशिक्षण लिया जाएगा, क्योंकि भाई बीजेपी को कांग्रेस बनाना है, तो जिस चरित्र के लिए कांग्रेस जानी जाती रही है और आज भी जानी जाती है, मुझे लगता है कि वो गलत कह गए। इनसे ट्रेनिंग दिलवाएंगे कि कैसे एक दूसरे की ऐसी तैसी करना है, कैसे घर के भीतर कलह मचाए रखना है। अभी बीजेपी में सतह पे नहीं आती है। अगर यही स्थिति आज कांग्रेस में होती, याद करिए आप दिग्विजय सिंह के 10 साल, कितने लोग उन्हें मुंह पे गाली देते थे कांग्रेसी। भाई सारे के सारे, अजीत जोगी तो कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने आए। तो मुझे लगता है कि इन कांग्रेसियों को लेकर के बीजेपी को अलग तरह की ट्रेनिंग बीजेपी के लोगों को दी जाएगी, ताकि वो कांग्रेस की भूमिका पूरी तरह आत्मसात कर सकें और देश के लोगों को कांग्रेस की कमी ना खले, खुद कांग्रेसी बन जाए। इसके लिए ये सब हो रहा है। दूसरा ये भी है कि अब रामनिवास रावत के आने के बाद डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को क्या कुछ मजबूती मिलेगी, या क्या है, क्यों है ये सब हुआ है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं आप 30 साल से देख रहा हूँ, ये संयोग है कि जिस श्योपुर जिले से रामनिवास रावत आते हैं, आज भी वो कुपोषित है, आज भी वो पिछड़ा है। वो दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे थे, उसके बाद से लगातार वो संघर्ष कर रहे थे। और रावत बहुत अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे वक्ता हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। लेकिन वक्त आए तो आपको याद होना चाहिए, आप भी थे सदन में और हम भी थे, जब रामनिवास रावत ने कहा था मैं बंदूक लेके बिगड़ में उतर जाऊंगा, और चले भी गए थे वो।
वो तो वहाँ जगजीवन परिहार का कोई आतंक था, डकैतों के आतंक से जूझने के लिए उन्होंने ये सवाल यह है कि वो किस लेवल तक जा सकते हैं। तो हो सकता है रामनिवास रावत की अंतरात्मा जो है बनी रहे और हम कुछ नया देखें इस कैबिनेट में, क्योंकि अपनी साफगोई के लिए, अपनी स्पष्टवादिता के लिए वो जाने जाते हैं। और अब कुछ हो रहा है, क्योंकि उसका इशारा तो कल मुख्यमंत्री ने मंत्र बोल के कर दिया कि वो कैसे सरकार चला रहे हैं। तो ये चीज़ आप देखिए कि असल बात यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो सिस्टम है उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकारी मशीनरी और सरकार के अफसर सच बोल दें तो जो 10 साल में दिग्विजय सिंह के शासनकाल में थी व्यवस्था, जिसको लेके भाजपाई मेजों पर चढ़े रहते थे विधानसभा में, रोज नई चीज करते थे, उससे ज्यादा बुरीगत आज है। पूरी व्यवस्था वही का वही सिस्टम। तो जो ट्रेनिंग दी जाएगी, मुझे लगता है कि वो और परिपक्व करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी फोन आ जाते हैं, कभी कहीं का आ जाता है, पकड़ में आ रहे हैं भाजपाई घूसखोरी करते हुए, आप भ्रष्टाचार करते हुए। तो ये सिखाने के लिए कांग्रेसी ज्यादा लिए गए हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, ग्वालियर चंबक की राजनीति मध्य प्रदेश में एक अलग महत्व रखती है। हमने देखा कि रामनिवास रावत जी की जो राजनीतिक शुरुआत सिंधिया जी के उंगली पकड़कर हुई, जो बड़े सिंधिया जी थे माधवराव जी, उनकी उंगली पकड़कर हुई। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए तो रामनिवास रावत ने साफ कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पे बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अब जबकि वो बीजेपी में आ गए हैं, अब तो मंत्री भी बन गए हैं, हमने देखा कि नरोत्तम मिश्रा, बी.डी. शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव, इनके साथ तो रामनिवास रावत की ट्रेनिंग देखी है, उनके फोटो भी देखे हैं, पर सिंधिया जी के साथ अभी तक रामनिवास रावत दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये भी एक चर्चा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। आज तो कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता ने भी डाला हुआ है कि सिंधिया के भारी विरोध के बाद उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो आपको लगता है कि ग्वालियर में ये रामनिवास रावत का आना सिंधिया को भी एक झटका है बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ? देखिए, जितना सिंधिया के स्वभाव को आप ग्वालियर का नागरिक होने की वजह से जानते हैं, उससे थोड़ा कम मैं पत्रकार के तौर पर जानता हूं। मुझे अब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने लाइन छोटी करने का जो खेल होता है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपमान किया है। बीचों बीच में जरूरत नहीं थी तब लिया है। वो इस सिंधिया को ये बताना चाहते हैं कि आप और रामनिवास रावत में कोई फर्क नहीं है। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उसी प्लेटफॉर्म पे हैं जिसमें वो रामनिवास रावत खड़े हैं। वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो उधर कैबिनेट मंत्री हैं। कैसा विभाग क्या है वो अलग बात है। लेकिन जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने अपमान की बात कह के कांग्रेस की सरकार गिरवाई थी, वो आज क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब वो खुद को कितना नीचे ले जाएंगे, अपनी जात बता चुके हैं, बाकी सब कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जितना मैं उन्हें जानता हूं, ये उनका अपमान है। रामनिवास रावत का सम्मान नहीं है, उनको इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सिंधिया जी का तो बहुत बड़ा अपमान है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, जिनका साफ कहना है कि रामनिवास रावत को कांग्रेस से भाजपा में लाना और मंत्री बनाना सीधा सीधा ग्वालियर की राजनीति को प्रभावित करना है। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की का कद कम करना है, उनका अपमान करना है। क्योंकि आप हम सब जानते हैं कि 2020 मार्च में जब सिंधिया जी ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में आए थे, तो यही रामनिवास रावत थे जिन्होंने इस बात का विरोध किया था और कहा था मैं किसी कीमत पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब जब वे बीजेपी में आ गए हैं तो निश्चित तौर पे एक और बड़ी बात अरुण दीक्षित जी ने कही है कि कल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो निर्णय हुआ है कि कांग्रेस से आए हुए लोगों को प्रशिक्षित करना है, प्रशिक्षण देना है। दीक्षित जी का कहना है कि प्रशिक्षण कांग्रेस के आए हुए लोगों को नहीं देना है, बल्कि कांग्रेस से आए हुए लोगों से बीजेपी वाले लेंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस बनती जा रही है। कांग्रेस में जो कुछ होता था वो अब बीजेपी में होने लगा है। तो अब प्रशिक्षण की जरूरत नहीं, बल्कि प्रशिक्षण लेने की जरूरत है, देने की नहीं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।